हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स। इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा इजी गोइंग है बिकॉज सारे पिक्चर्स आपको दिख सकते हैं, आपको अपने आसपास देख सकते हैं, इसीलिए ये बिल्कुल रिलेटेबल है। रिलेटेबल होने के कारण याद हो सकती है। साथ साथ इसके जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं वो साथ के साथ याद करते जाएंगे एंड प्लस इस चैप्टर को बिल्कुल थॉरो कर देंगे एज पर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर नीट। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को पढ़ने की साइंस को मॉर्फोलॉजी बोला जाता है, राइट? अब प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या हो सकती है? All that we can see from outside, like roots, stem, leaves, fruits, flowers, right? लेकिन ये बहुत ज्यादा environmental based होती है। अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो वहाँ के लीव्स डिफरेंट होंगे, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ड्राई रीजन है तो वहाँ के लीव्स डिफरेंट होंगे, वहाँ के स्टेम डिफरेंट होंगे, रूट्स डिफरेंट होंगे। सो इट इज वेरी मच environmental based. When you pluck a plant from a soil, what do you see? एक सॉइल के नीचे वाले पार्ट्स जिसको रूट कहते हैं और सॉइल के ऊपर वाले पार्ट्स जो ग्रीन फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम कंसिडर होते हैं उसे शूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट सिस्टम का मतलब है रूट, उसकी ब्रांचेस और रूट हेयर्स। व्हाट इज शूट सिस्टम? शूट सिस्टम का मतलब है स्टेम, लीव्स, flowers and fruits. This all belong to shoot system. So प्लांट के जनरलाइज्ड दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूट सिस्टम। सबसे पहले रूट निकलती कहाँ से? रूट निकलती है सीड से। सीड में एक रेडिकल होता है जहां से रूट निकलती है और उसी में एक प्लूम्यूल होता है जहां से शूट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। सो if you consider this, I'll just show it to you once. Okay, now if there is a seed like this जो कि आपने सॉइल के अंदर है, ओके, ये सॉइल है, इसमें पानी पड़ा एंड दिस सीड विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। अब इस सीड में दो पार्ट निकलेंगे, एक तो आपका रेडिकल, इस तरीके से रेडिकल निकलेगा, राइट? एंड जो कि लेटर ऑन रूट सिस्टम बना देता है और उसके ऊपर जो सॉइल के बाहर ग्रो करती है अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको प्लूम्यूल कहा जाता है और जो लेटर ऑन शूट सिस्टम बना देते हैं। अब यही रेडिकल, ये जो आपकी रेडिकल है वो इस तरीके से प्राइमरी रूट बना देगी। ये रेडिकल विल ग्रो इनटू अ मेन थिक रूट लाइक दिस। इस तरीके से मेन थिक रूट बना देगी और इसी के साइड से, इसके साइड से प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, ओके? और फिर सेकेंडरी रूट से इस तरीके से टर्शियरी रूट्स निकलेंगी। सो दैट ये धीरे धीरे पूरी इस सॉइल में पूरी तरह से एक पकड़ बना देगी, एंकरेज बना देगी, सो दैट दिस शूट सिस्टम जो ग्रो हो रहेगा उसको सपोर्ट मिल सके। So over here we can see in the drawing like this is a primary root, this is a secondary root and this is, and those secondary roots जो outgrowth होते हैं उसको बोला जाता है tertiary root. Tertiary roots हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। So basically roots जो होती हैं radical of the seed से grow होती है और उसके बाद वो primary root, secondary root और tertiary roots में divide हो जाती हैं। Now in this you can see again the seed इसमें आपको दिखाया गया है जिससे रेडिकल का पोजीशन शो हो रहा है, राइट? तो अब ये रेड कलर का जो है ये रेडिकल है, ग्रीन कलर का जो है ये प्लूम्यूल से शूट बन रहा है। सो ये रेड कलर की ये रूट इस तरीके से नीचे की तरफ फॉर्म हो जाती है और ऊपर ग्रीन कलर का ये प्लूम्यूल शूट में कन्वर्ट हो जाता है एंड द सीड स्लोली गेट्स डिसॉल्व्ड। अब जो रूट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंचरस रूट सिस्टम।
टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम दोनों रेडिकल से बनते हैं। एडवेंशियस रूट सिस्टम रेडिकल से ग्रोथ नहीं होती, इसकी अदर देन रेडिकल जहां से भी ग्रोथ होती है तो उसे अगर समथिंग अदर देन रेडिकल से ग्रोथ होती है तो वी कंसिडर देम एडवेंशियस रूट एज द नेम सजेस्ट। अब टैप रूट सिस्टम मैंने आपको बताया था, एक प्राइमरी रूट होती है, उसके बाद सेकेंडरी होगी, टर्शरी होगी और धीरे धीरे वो फैल जाएगी बिल्कुल इस तरीके से। और उस बिल्कुल रूट में बिल्कुल एक एंकरेज बना लेते हैं। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या होता है, ये भी रेडिकल से ग्रोथ होती है। दे ऑल्सो हैव अ प्राइमरी रूट। द थिंग इज द प्राइमरी रूट टेम्पररी ग्रोथ होती है, उसके बाद ये प्राइमरी रूट डिसॉल्व हो जाती है एंड बिल्कुल सारे रूट्स एक तरीके से फाइबर की तरह फॉर्म हो जाते हैं। यू कांट डिस्टिंग्विश कौन सी इसमें प्राइमरी रूट है कौन सी सेकेंडरी रूट है। ऑल द रूट लुक्स लाइक द सेम, राइट। सो ये पूरी रूट जो है बिल्कुल फाइब्रस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कॉइल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना लेता है। और यू देयर इज नो डिस्टिंग्विश, जैसे इसमें एक प्राइमरी रूट दिख रही है टैप रूट में, फाइब्रस रूट में ये डिस्टिंग्विश खत्म हो जाता है। देयर इज नथिंग लाइक सेकेंडरी, नथिंग लाइक टर्शियरी, नथिंग लाइक प्राइमरी, सब एक जैसी लगती है। तो इसीलिए इसका नाम फाइब्रस रूट बोला गया है। एंड दिस इज जनरली फाउंड इन वीट प्लांट्स, ओके। एंड टैप रूट सिस्टम यू कैन फाइंड इन मस्टर्ड over here. So adventitious root क्या होती है, जो other than radical किसी भी पॉइंट से ग्रो हो, लाइक दिस इन banyan tree, बिकॉज इनका banyan tree का लाइफ स्पैन बहुत होता है तो दे start getting bulkier and bulkier to support this whole structure inside root, जो कि वो भी बहुत expand करती है, but it's not sufficient to hold these huge branches, thick branches, right? So stem से ये एक structure, एक outgrowth grow हो जाती है and it get attached to the soil and it starts acting like a root. So this kind of root is called as prop root. Another example is you can see in maize. In maize what happens? There is the roots grows from the nodes of the stem, okay, from the nearest node of the stem. So suppose this is a soil and this is the maize plant and you have nodes. The nodes nearest to the soil will start growing roots, okay. This nearest to the soil will start growing roots. So this kind of root which goes from the nodes of the stem is called as stilt root. So these are the examples of adventitious root. So there are three kinds of root: tap root, fibrous root and adventitious root. The tap root grows into a primary root, secondary root and tertiary root. The most important example is mustard. Now in monocotyledon, generally the primary root is short-lived and it is replaced by large number of roots. So it's called as fibrous root. The most example that is mentioned is wheat plant. In adventitious root, the root arises other than radical of the plant, like in grass and in banyan. Okay. Now, before studying the morphology of the roots and functions of the root, I like to tell you once more about the prop root. Prop root क्या होता था? एक banyan tree होती थी जिसमें जिसके स्टेम से रूट्स निकलते थे, और दूसरा जो यहाँ पे होता था स्टिल्ट रूट, जो कि आपका नोड ऑफ द रूट से फॉर्म होते थे. Okay. Now, what are the functions of the root? Now, if you see the functions of the root, if we remember the root structure and its location, it will be very easy for us to understand. Now, roots जो होती है वो soil के अंदर होती है, तो ये सबसे पहले anchorage provide करती है shoots को, right? अब soil में ही water है, minerals है, पानी है, तो root सब water and minerals को absorb करती है जो plant के लिए necessary होता है. उसके बाद कुछ रूट्स स्टोरेज के लिए भी मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे कि बीट रूट, कैरेट, टर्निप, ऑल दीज आर मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट्स. फिर कुछ रूट और फिर रूट्स जो है
ग्रोथ हॉर्मोन्स को भी सिंथेसाइज करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं. सो ये आर द फंक्शंस ऑफ द रूट्स. नाउ अब रूट का जो स्ट्रक्चर है, इनसाइड ऑफ द रूट्स के जो भी स्ट्रक्चर है, वी विल स्टडी दैट इन डिटेल. सबसे पहले इफ यू सी द टिप ऑफ द रूट, इस टिप ऑफ द रूट को कहा जाता है रूट कैप, और ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है. एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो एक फर्मनेस रूट को प्रोवाइड करती है सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए. Just above this root cap, we have a zone of meristematic tissue. अब meristematic tissue क्या होता है? ये active cell division करता है. इससे roots बहुत लंबे होते हैं और बहुत सारे cells new add होते हैं root में, और इससे roots की elongation होती है. तो meristematic tissue is highly active region, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेल डिविजन होता है. एंड इफ यू हैव सेल डिविजन, द सेल वॉल्स आर वेरी थिन, साइटोप्लाज्म डेंस होंगे, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होगी, एंड इट नीड्स अ प्रोटेक्शन बिकॉज इट्स वेरी डेलिकेट एंड दे आर कैरिंग आउट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. इसीलिए एक रूट कैप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. अब मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स ऐड करते हैं वो रूट के सरफेस पर ऐड होती है. Therefore, we have an area of elongation just above the meristem. उसके बाद जब डिविजन हो गई है, all the divisions have stopped, so अब वो रीजन को बोला जाता है मैच्योरेशन, एरिया ऑफ मैच्योरेशन, और इसी के एपिडर्मिस से रूट हेयर्स फॉर्म होते हैं. सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले रूट कैप, फिर मेरिस्टम एरिया, देन elongation, then maturation. So all this can be asked. So now we know कि पहला तो आपका रूट कैप होता है सबसे नीचे रूट का, जो प्रोटेक्ट करता है, जो फर्मनेस प्रोवाइड करता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को चाहिए सॉइल के अंदर सीप इन होने के लिए, राइट. सो द फर्मनेस इज लैकिंग इन मेरिस्टम, एंड रूट कैप प्रोटेक्ट भी करता है आपका मेरिस्टम टिश्यू को. उसके ऊपर द मेरिस्टम जो एक्टिवली डिवाइड कर रही है, वो सेल्स ऐड करेगी. कहाँ पे ऐड करेगी? रूट में ऐड करेगी, जस्ट अबव इट. तो उसका जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है वो बस आपका सेल डिविजन के जस्ट अबव होता है, राइट. अब जब मैच्योरेशन हो गई है, मैच्योरेशन मीन्स डिविजन हैव स्टॉप्ड. So just after elongation we have area of maturation. अब maturation का जो आउटर लेयर होता है, दैट इज एपिडर्मिस, उसमें से यूनिसेलुलर लेयर्स ग्रो कर जाते हैं इन फॉर्म ऑफ रूट हेयर्स, एंड रूट हेयर्स हैज इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सो इस तरीके से पहले आपका आएगा एरिया ऑफ मैच्योरेशन, फिर एरिया ऑफ इलॉन्गेशन, देन अपाइकल मेरिस्टम, एंड देन द then we have the root cap, which is mainly a thimble shaped structure. In this NCERT, there is also mentioned about few modifications, just mentioned, like it helps in storage of food, जैसे कि potato हुआ, carrot हुआ, turnip हुआ, they are the roots, but not potato. Carrot, turnip, beetroot, they are the roots modification. Potato is a stem modification which stores root. So it helps in storage of food, and it also helps in respiration. They have just mentioned it also helps in respiration. So क्या हो जाता है कि जब marshy areas में जहाँ बहुत सॉइल जो है उसका सॉइल कंटेंट, उसका सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, दे कैन नॉट ब्रीथ बिकॉज ऑफ हाई सॉल्ट कंटेंट, उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है. सो व्हाट हैपन इज जो रूट्स है ना, वो इस तरीके से एंटी ग्रेविटी अबव द सॉइल ग्रो करने लगते हैं, सो दैट दे कैन ब्रीथ. सो दे हेल्प इन रिस्पिरेशन, और ये जनरली आपका मार्शी एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, दैट इज हैलोफाइट्स. सो द एनसीईआरटी हैव जस्ट मेंशन्ड कि आपके कुछ रूट मॉडिफिकेशंस होते हैं इन रेस्पिरेशन, इन फूड स्टोरेज. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू इन ब्रीफ because as per NCERT we are doing it, and that's what is most important. Now we are going to start and talk about stem. Now the stem is another very important part of the plant.
ये क्या करता है, सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो अबव सॉइल है उनको अपराइट रखने में हेल्प करता है. इट होल्ड्स देम. सो द स्टेम किससे ग्रो होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेम सबसे पहले ग्रो होता है सीड से, सीड के प्लूम्यूल पार्ट से. द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेम जो हर एक स्टेम में पाया जाता है वो होता है नोड्स एंड इंटरनोड्स. अब आप इस तरीके से देख सकते हैं इस डायग्राम में. This is a stem and this is a node and this is another node and the part between them is called as internode. इंटरनोड में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होती है, ये मैच्योर सेल्स होते हैं, इसमें कोई आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी. पर नोड्स में आपको लीव्स दिखेंगे, बड्स दिखेंगे, फ्लावर दिखेगा, ब्रांच दिखेगा. सो ऑल द ग्रोथ टेक प्लेस फ्रॉम नोड जिसमें हाई कंटेंट, हाई अमाउंट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलता है. मेरिस्टेमेटिक इज द डिवाइडिंग सेल्स. अब जो स्टेम जब यंग होता है तो ग्रीन कलर का होता है बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, क्योंकि लीव्स कम होते हैं एंड दैट इज नॉट एडिक्वेट. जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है, प्लांट बड़ा होता जाता है, दिस ग्रीन स्टेम टर्न्स ब्राउन. तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, एक तो ये सबसे पहले बड कैरी करता है, अपाइकल बड. अगर वो टिप में अपने स्टेम अपने अगर टिप में बड कैरी करता है तो उसको बोला जाता है अपाइकल बड. अपाइकल और अ टर्मिनल बड. ये स्टेम के एंड में होता है. यहाँ पे लीफ ग्रो करता है एंड दिस अगेन द स्टेम ग्रोस. दिस इज द वे इट इज. अगर इस स्टेम और इस लीफ एक्सिस में अगर कोई बड ग्रो करता है तो उसको बोला जाता है एक्सिलरी बड, राइट. और एक्सिलरी बड से जनरली ब्रांचेस या फ्लावर ग्रो करते हैं और अपाइकल बड से लीफ ग्रो करते हैं. सो व्हाट आर द फंक्शंस? अगेन इफ यू लुक एट द स्टेम यू नो अबाउट द फंक्शंस. पहले तो ये सारी चीज कैरी करता है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, एवरीथिंग इज ऑन द स्टेम. सेकेंडली जो भी वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करता है ये थ्रू स्टेम टू लीव्स, अपाइकल बड, फ्लावर और स्टेम के पास जाता है. So it carries water and nutrients above. उसके बाद कुछ स्टेम स्टोरेज भी काम करते हैं, जैसे कि पोटैटो में आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स भी दिख जाएंगे. उसके बाद अगर यही स्टेम की जो ये बड है, कभी कभी ये आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए भी हेल्प करता है. इफ द स्टेम इज वेरी वीक एंड दे आर नॉट एबल टू होल्ड, सपोज इन मनी प्लांट, यस, तो ये जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एक टेंड्रिल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर से, जो कि वॉल्स में ना इसको इस तरीके से प्लांट को पकड़ लेते हैं. एक्सेप्ट दिस स्टेम, ये भी टेंड्रिल वॉल को पकड़ने में, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्लांट को देने में हेल्प करते हैं. समटाइम्स दे नीड प्रोटेक्शन ऑल्सो फ्रॉम द एनिमल्स, और ताकि अगर बहुत ड्राई है तो लीफ भी थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अ पॉइंटेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो बहुत पॉइंटेड एंड शार्प होते हैं. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्शन. कभी कभी इस तरीके से अगर स्टेम को आप काट के, कुछ प्लांट्स के अगर आप स्टेम को काट के एक पानी कंटेनर में पानी रख के उसमें रख देते हैं, द स्मॉल रूट्स ग्रोज एंड देन यू ट्रांसफर देम टू द सोइल. सो इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव propagations also. Let's start about leaf. Now leaf is most important part of the plant for photosynthesis. Photosynthesis होती है, इसीलिए we all living beings survive on this earth. So we have to be really grateful for these paper thin structure that is leaf. अब लीफ जो होती है बिल्कुल पेपर थिन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होती है, और ये जो पूरी ये स्ट्रक्चर होती है इस लीफ की, इसको कहा जाता है लैमिना और द ब्लेड. अब जिस पॉइंट पे ये लीफ स्टेम से अटैच होती है दैट इज कॉल्ड एज लीफ बेस. ओके, एंड व्हाट इज दिस? द लीफ स्टॉक is attached to the stem is called as the leaf base. This leaf stalk is called as petiole. From the base there might be two tiny leaf kind of structure which is called as stipules. ये mainly protective function के लिए होती है. अब leaf arise होती है आपकी apical bud of the shoot, right? तो सबसे apex पे होता है terminal bud, उससे arise होती है leaf. लेकिन leaf एक bud
अपने एक्सिस में भी कैरी कर सकती है, विच इज कॉल्ड एज एन एक्सिलरी पार्ट. नाउ एज वी गो फर्दर, जब ये लीफ इधर बीच में ये जो लाइन है, दैट इज द मिडरिब. इट होल्ड्स द लीफ फ्लैट इन द एयर. अब इस वेन को जो बीच में है, दैट इज मिडरिब, एंड द साइड वेन्स कैन बी कॉल्ड एज वेनलेट्स. अब जो टिप ऑफ द लीफ है, राइट, इसको टिप कहा जाता है या अपेक्स कहा जाता है. एंड ये जो लीफ होती है ना, दे आर ऑलवेज अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर. दैट मीन्स ओल्डर लीफ जो होगी वो बेस में होगी और यंगर लीव्स, छोटी छोटी लीव जो है वो ऊपर की ओर आती जाएंगी. राइट. नाउ इफ वी ड्रॉ इट वंस सो दैट इट इज मोर क्लियर. अगर पहले एक स्टेम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, राइट. अब इस पे एक लीफ ड्रॉ करेंगे. तो पहले तो इसका एक लीफ स्टॉक ड्रॉ करेंगे, राइट. अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जहां पे लीफ स्टॉक और लीफ और जो स्टेम मिल रहा है, उसे कहा जाता है लीफ बेस. ओके, लीफ बेस. This stalk is called as petiole. Now, then this whole structure, this that I am drawing, this whole structure is called as lamina or plate. It can be called as lamina or a leaf plate. Now, the midrib, the mid structure is called as midrib. This one, okay. And these structures that we have over here, these outline of the leaf is called as the margin, right. This is leaf blade and the veinlets coming out from it. What is the purpose? To hold the leaf upright, to hold the leaf stiff in the air. So that's what is the leaf structure. Now the leaf stalk, जिसको petiole कहते हैं, sometime it becomes swollen like this. So this really happens in leguminous plant और इस swollen thing को बोला जाता है pulverus. Okay. अब ये जो leaf stalk है, what is the use? ये stem से थोड़ा सा leaf को away करती है and towards more sunlight. और इसको थोड़ा away करने से इसकी जो flutter in the wind है, उसकी approximation भी बढ़ जाती है. It can flutter. अगर stem से बिल्कुल ऐसे चिपकी रहेगी, right, तो ज्यादा हिल नहीं पाएगी. बट इफ इट्स एट अ डिस्टेंस थ्रू अ स्मॉल स्टॉक, लीफ स्टॉक, तो वो ज्यादा फ्लटर कर सकती है. इससे क्या होगा, उसको फ्रेश एयर मिलेगा एंड ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकती है. सो बिकॉज ऑफ द petiole दे आर एबल टू गेट मोर लाइट, मोर फ्रेश एयर, जिससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकता है. नाउ दिस midrib and these vein and veinlets, ये क्या करती है लीफ को, ये what is the function of this? ये it provides the rigidity and also from the stem to the through the petiole and through these veinlets, leaf also get water and minerals from the soil. Now venation. Venation क्या होती है? फर्स्ट तो एक रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ओके, जहां पे आपको एक सिंपल नेटवर्क काइंड ऑफ लीफ होगी और मिडरिब के चारों तरफ एक कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, एक जाल की तरह बिछा रहेगा. वी कॉल दिस एज रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक है, इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोल दिया. अब पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन क्या होता है? इस तरीके से मिडरिब होती है और ऐसे 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 इस तरीके से बन सकता है पैरेलल वेनेशन. मिडरिब के पैरेलल रन करेगा, या फिर एक लंबी सी लीफ है और जिसके बेस से पैरेलल वेनेशंस दौड़ रहे हैं, जैसे कि इस तरीके से. दीज ऑल आर पैरेलल वेनेशन. तो रेटिकुलेट वेनेशन इज जनरली फाउंड इन डाइकॉट एंड पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन मोनोकॉट्स. अब एक सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ, ये भी टाइप ऑफ लीव्स है. नाउ सिंपल लीफ क्या होती है? अगर इस तरीके का एक लैमिना है, सब में सिंगल लैमिना है और बीच में मिडरिब है, सो वी कॉल इट एज अ सिंपल लीफ. अगर ये जो इंसिजन है आपका मिडरिब तक पहुंच जाती है, अगर ये इंसिजन है और ये मिडरिब तक पहुंच जाती है, तो वी कॉल इट एज अ कंपाउंड लीफ. ओके,
और इसको हम लोग बोलते हैं रैचेस। मिडरिप को अब बोलते हैं रैचेस, और इस छोटे छोटे लीफ को बोला जाता है लीफलेट्स। इस तरीके से ये जो है, ये मिडरिप को बोला जाएगा रैचेस और ये लीफ को बोला जाएगा लीफलेट्स। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो एक्सेस है ना, इस पे एक्सिलरी बड ग्रो नहीं करेगा। सिर्फ ये रैचेस और स्टेम के एक्सेस में एक्सिलरी बड ग्रो कर सकता है, जो कि सिंपल लीफ में ये नहीं था। सिंपल लीफ में लीफ के एक्सेस पे ग्रो करता था, राइट। अब ये रैचेस और स्टेम के ग्रोथ में, कंपाउंड लीफ में ये डिफरेंस है कि रैचेस और स्टेम की जो एक्सेस होती है उसमें एक्सिलरी बड ग्रो कर सकता है। नाउ द कंपाउंड लीफ इज ऑफ टू टाइप्स। दिस इज कॉल्ड एज पिनेटली कंपाउंड। एक स्टेम है, उसके दोनों तरफ रैचेस ग्रो किया और फिर छोटे छोटे लीफलेट्स ग्रो कर गए, फॉर एग्जाम्पल नीम। लेकिन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, एक ही पॉइंट से ही 5 लीव्स ग्रो कर जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सिल्क कॉटन। सो देयर आर टू काइंड ऑफ कंपाउंड लीव्स, पिनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल है नीम और पाल्मेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। यहाँ कुछ लीव्स के आपको और पिक्चर्स दिखाई पड़ेंगे सो दैट इट इज मोर क्लियर। नाउ दिस इज अ रेटिकुलेट वेनेशन। यू कैन सी बिल्कुल जाल की तरह बिछा हुआ है, एक सिंगल मिडरिप है एंड देन दे आर वेन एंड देन दे आर वेनलेट्स, है ना, इस तरीके से। अब पैरेलल वेनेशन भी है, जो चाहे तो बेस ऑफ द स्टेम से ग्रो कर रहा है इस तरीके से इन दोनों में, या एक मिडरिप के ऑपोजिट भी ग्रो करता है। अब सिंपल लीफ, अब आप सिंपल लीफ के देखें, यहाँ पे 3 डायग्राम्स बने हुए हैं। दे ऑल आर सिंपल लीफ इवन इफ दे हैव इंसिजन। इंसिजन क्या होता है, ये जो लैमिना का जो कट है ना, इसको इंसिजन बोलते हैं। यहाँ पे भी कट है, पर सिंपल लीफ इसलिए है क्योंकि ये कट मिडरिप तक नहीं पहुंची। अगर मिडरिप तक पहुंच जाती तो ये इस तरीके से हो जाती, राइट। तो सिंपल लीफ इस तरीके से होते हैं एंड पिनेट कंपाउंड लीफ होती है इस तरीके से। एक ये हो गया, एक आपका इस तरीके से लीफलेट्स हो गया, और ये भी पिनेटली कंपाउंड लीफ का एक डायग्राम है। लेकिन ये जो है पाल्मेटली इज वेरी डिस्टिंक्ट। एक ही पॉइंट से आपकी 5 लीफ बिल्कुल पाम की तरह ग्रो करेगी। सो इट्स इजी टू रिमेम्बर, पाम की तरह ग्रो करती है। दे आर लाइक 5 फिंगर्स ग्रोइंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, सो it is called as palmately. The name itself shows palm. Now leaf phyllotaxy. Now phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves. How the leaves are arranged on a stem. Okay. So there is a node. Generally leaf you will found around the node. So if a single node carries one leaf and at another node the leaf is at the opposite direction. At one node there is single leaf and in the another node there is another leaf but in the opposite direction. So this alternately the leaves are arranged, therefore it is called as alternate phyllotaxy. Now if a single node has 2 leaves in the opposite direction, same node is carrying 2 leaves, that means it's opposite. The third one is whorl. That means a single node is carrying many leaves, more than 2. That means it's whorl. So the whorl example is Alstonia. Opposite is guava and calotropis, and alternate is mustard, sunflower and China rose. Now flower is called as a modified shoot because the apical meristem or the axillary meristem which gets converted into the floral meristem. Now the floral meristem is also very much similar the floral meristem is very much similar to the nodes, which also has the stem meristem. The floral meristem holds all the reproductive parts of a plant. They are held on a thalamus, a receptacle, which holds all the reproductive part, like the stem bears leaves. In fact, the internodes don't get elongate, and the axis of the plant is called as condensed because they don't get elongate. So that's why
Because of these reasons, like the floral bud is similar to the vegetative bud of the plant. So ये सब reason के कारण इसको एक modified shoot बोला जाता है. तो modified shoot इसलिए होता है, suppose एक stem है ये, okay, और इसके branch यहाँ से एक leaf निकली, इसकी एक लीफ निकली यहाँ से, और यहाँ पे एक axillary bud था, which will grow and form a receptacle. receptacle होता है या thalamus होता है, इसे कहा जाता है thalamus या फिर receptacle. तो ये एक ब्रांच में भी ग्रो हो सकती थी या फिर एक फ्लावर में ग्रो हो जाएगी. नाउ ऑन दिस वी हैव the sexual organ of the flower, right? इसमें एक पेटल होगा, सेपल होगा, कोरोला होगा और स्टेमन होगा, एंड्रोशियम्स, पार्ट ऑफ एंड्रोशियम. सो जितने भी सेक्सुअल पार्ट हैं वो फ्लावर में कन्वर्ट हो सकते हैं. सो इसीलिए इसको एक मॉडिफाइड शूट बोला गया है, क्योंकि इसका एक अलग एक्सेस ग्रो करता है जो सब चीज को होल्ड करता है. एंड इसका जो बड होता है, फ्लोरल बड, जो मॉडिफाई हो जाते हैं फ्लावर में, इट्स वेरी मच सिमिलर टू द वेजिटेटिव बड. इसकी भी जो सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं स्टेम और शूट की. सो इसीलिए इसे एक मॉडिफाइड शूट बोला जाता है. नाउ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन अ प्लांट, इस पैटर्न को बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस. अब इनफ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो एक साइमोस और एक रेसमोस. रेसमोस में क्या होता है, इस तरीके से स्टेम ग्रो करती जाती है, ओल्डर फ्लावर नीचे होते हैं और यंग फ्लावर ऊपर की तरफ निकलते जाती है, एंड देन स्टेम कीप्स ग्रोइंग. सो इसको कहा जाता है रेसमोस. एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एक्रोपिकल, क्योंकि ओल्डर फ्लावर नीचे है और यंगर फ्लावर ऊपर है. इफ द मेन टर्मिनल बड कन्वर्ट्स इनटू अ फ्लावर, तो ये ओल्डेस्ट फ्लावर हो जाएगी और साइड्स में और दूसरे फ्लावर निकलेंगे, इसको बोला जाता है साइडमोस. अब आप सोचते होंगे कि इसके और साइड में कहाँ निकलेगा, इसके और साइड में यहाँ निकल सकता है, इसके और इधर निकल सकती है फ्लावर, फिर इधर निकल सकती है. सो इस तरीके से इधर ग्रो होती रहती है, राइट? सो दिस इज द ओल्डर फ्लावर एंड दिस इज द यंगर फ्लावर. तो इसको बोला जाता है साइमोस इनफ्लोरेसेंस. सो दो टाइप के इनफ्लोरेसेंस होते हैं. व्हाट इज एन इनफ्लोरेसेंस? इज द पैटर्न ऑफ विच द फ्लावर्स आर अरेंज्ड ऑन अ स्टेम. एक रेसमोस होती है जिसमें कि मेन स्टेम ग्रो होती रहती है वर्टिकली और फ्लावर्स साइड साइड से निकलते रहते हैं, और एक साइमोस होती है जो मेन स्टेम जाके रुक जाती है और साइड से हॉरिजॉन्टली ज्यादा ग्रो होती है. So that is called as cymos. Now we will study more detail about flower. Now the flower जो होता है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म. तो फ्लावरिंग प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव यूनिट को फ्लावर कहते हैं, जिसमें कि 4 वर्ल्स होते हैं. अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो इट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम. जो ये सारे वर्ल्स होते हैं वो किस चीज पे, कोई बेस होगा जिस पे वो बैठे रहते हैं, तो उस बेस को बोला जाता है, दिस बेस ऑफ द जो फ्लावर स्टॉक होता है वो एंड में जाके थोड़ा सा फैल जाता है, ऑन विच द फ्लावर सेट्स. तो जैसे ये फ्लावर बैठ जाता है, इस बेस को बोला जाता है रिसेप्टिकल, और इसको ये भी थैलेमस भी बोला जाता है. वी कॉल दिस थैलेमस टू, राइट? तो इसको रिसेप्टिकल एंड थैलेमस दोनों बोलते हैं. नाउ जो इसके ऊपर है, अब आप इसके ऊपर देखिए, अगर ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो ग्रीन कलर की छोटी सी लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होती है, उसको बोला जाता है सेपल. एज अ यूनिट इसको बोला जाता है कैलिक्स. तो ये जो कलरफुल पेटल्स होते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इसको बोला जाता है पेटल्स, और जो एक साथ इसको बोला जाता है कोरोला. ओके, कैलिक्स एंड कोरोला आर accessory organs. They only help, they are not true reproductive organs. अब
जो ये येलो एंड रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ मेल ऑर्गन एंड इट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम. All the male organs together are called as androecium. As you can see, there are 4 of them in the picture. जो ये रेड लोब्यूल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है एंथर. इसके अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं एंड दिस स्टेमन, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेमन. और ये जो डंडी होती है उसको बोला जाता है फिलामेंट विच होल्ड्स द एंथर. अब ये ब्लू कलर का एक जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज गाइनेशियम, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये इसकी ओवरी होती है एंड दिस स्टाइल, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल. जो स्टॉक ऑफ द गाइनेशियम होता है उसको बोलता है स्टाइल एंड द टिप विच रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स इसको बोला जाता है स्टिग्मा. So the stigma, style and ovary together are called as carpel and this whole structure is called as gynoecium. There are a few flower where sepal and petal are fused together. You can't make out which is a sepal, which is a petal. वैसे flowers को बोला जाता है पेरिनाथ. ये जो अगर सेपल एंड पेटल अगर फ्यूज हो जाए तो उसको बोला जाता है पेरिनाथ. नाउ अगर कोई फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल, दे डोंट हैव बोथ. जैसे कि इस फ्लावर में दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है तो वी कॉल इट एज बाइसेक्सुअल. नाउ इन दिस मॉर्फोलॉजी में ना सबसे अच्छा, जितना आप फोटोज देखेंगे द पिक्चर विल बी मोर क्लियर और उतना ज्यादा समझ में आता है कि व्हाट वी आर स्टडिंग. सो इन दिस इज अ फोटो ऑफ अ फ्लावर. अगर इसको डाइसेक्ट किया जाए तो वी कैन सी एक जो ये पेडिसल होती है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डाउन. ये पेडिसल है, दैट इज द स्टॉक ऑफ अ फ्लावर. ओके, एंड दिस the midpoint of the pedicel is called as the floral axis. Now this green leaf like structure is called as sepal and this yellow structure is called as petal. When the sepal and the petal are fused it is called as perianth. Now let's see the male organ. Now the male organ, if you see the anther in a microscope, okay, इफ यू सी द एंथर, अगर आप एंथर का लोब्यूल्स को खोलेंगे तो अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं जिसमें पोलन, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, और उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. सो दिस वे इनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है फिलामेंट. नाउ अब इसी तरह से अगर गाइनेशियम को और थोड़ा सा अंदर से देखेंगे, कार्पल को पिस्टल भी कहा जाता है. Now this is the stigma, this is the style and this is the ovary. अब ओवरी के अंदर भी इस तरीके बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं जिसको कि ओव्यूल कहा जाता है. So this ovary finally will become a fruit and this ovules will become seed. Now we will study the symmetry of flower. Symmetry क्या होती है? किसी भी चीज को आप कितने प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस. तो 3 टाइप की होती है. एक तो होती है एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल सिमेट्री, जिसमें आप एक फ्लावर को बहुत सारे प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस. मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक ये लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ तो ये फ्लावर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे. अगर मैंने इस फ्लावर को इस लाइन से डिवाइड किया, सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड होना चाहिए, प्लेन आप भले डिफर कर रहे हो, द सेंट्रल एक्सिस इज फिक्स. तो अगर आप एक इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, अगर आप एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, तब भी उसके सारे पेटल्स, नंबर ऑफ पेटल्स जो फ्लावर है वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है. अगर एक स्लांटिक लाइन करते हैं तब भी इक्वल डिवाइड होता है. सो दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक, दैट इज अ रेडियल सिमेट्री. सो इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली. जाइगोमॉर्फिक मतलब उसके पास सेंट्रल एक्सिस से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन होगी जिसके थ्रू अगर लाइन डिवाइड होती है तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस फ्लावर, अगर इस तरीके से सेंट्रल एक्सिस में डिवाइड होती है और इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल पी, बीन, गुलमोहर. असिमेट्रिक मतलब आप किसी भी प्लेन में उसको ले लो, इट विल नॉट डिवाइड इन 2 इक्वल हाफ्स. फॉर एग्जाम्पल कैना. ठीक है. Now the number of petals in a flower,
अब कितने सारे पेटल्स हैं? अगर 3 पेटल्स हैं तो उसको ट्राइमेरस कहेंगे, अगर 4 पेटल्स हैं तो उसको टेट्रामेरस करेंगे, अगर 5 पेटल्स हैं तो पेंटामेरस कहेंगे। दैट इज 3, 4 एंड 5, ट्राई, टेट्रा एंड पेंटा। ओके, अब ब्रैक्टिएट्स क्या होते हैं? ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम सेपल। ये कब होता है? जहां पे पेडिसल स्टेम से ज्वाइन होते हैं, वहां पे अगर कोई लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो उसको बोला जाता है ब्रैक्ट। ओके, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ब्रैक्ट बोला जाता है। किसी प्लांट में होते हैं, किसी फ्लावर में होते हैं, किसी फ्लावर में नहीं होते हैं। सो अगर फ्लावर में ब्रैक्ट्स नहीं होते हैं तो उसको ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। एंड द फॉर्मूला ऑफ राइटिंग इट इज EBR, and this is BR. Okay, so in this slide we will learn about number of petals, that is tri, tetra and penta, and bracteate BR and E bracteate without bracts. Now this is another very interesting topic, that is the position of the ovary with respect to other parts of the flower. Okay, now हाइपोगाइनस बोला जाता है। गाइनस मतलब पोजिशन ऑफ द ओवरी, हाइपो मतलब ओवरी सबसे ऊपर है। तो इसमें आप देखेंगे कि ओवरी सबसे ऊपर है एंड ऑल अदर स्ट्रक्चर्स आर अटैच बिलो द ओवरी, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसका है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। नाउ पेरिगाइनस मतलब ये हुआ कि ओवरी की पोजिशन एंड और जितने भी फ्लोरल कंपोनेंट्स है लाइक पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन्स, ये सब सेम लेवल पे हैं, लाइक दिस। इट इज कॉल्ड एज perigynous, and examples are plum, rose and peach. Now epigynous, in which the ovary is below the all the other whorls of the flower, that is a calyx and petals and stamens. तो वो सारे सुपीरियर हो जाएंगे और ओवरी बिल्कुल इंफीरियर हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल गुआवा, कोकुम्बर, रे, फ्लोरेंस. So this is very important also as well as very interesting. So we have 3 positions according to the position of the ovary with the other whorls. जैसे कि हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में ओवरी बिल्कुल सेम लेवल सबसे ऊपर होती है। पेरिगाइनस मतलब कि सेम लेवल पे होती है, और एपिगाइनस मतलब ओवरी एकदम नीचे लेवल पे होती है। Now we will study parts of flower या whorls of flower. The outside most flower का जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है कैलिक्स एंड द सिंबल इज K. अब कैलिक्स क्या होती है? ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर होती है डाउन साइड ऑफ द पेटल, ग्रीन लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। दे आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, reduced leaf like kind of structures just below the petals. अब अगर ये फ्री होती है इस तरीके से, अगर इस तरीके से, तो इसको बोला जाता है पॉलीपेटलस। और अगर फ्यूज होती है, ऑल द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर फ्यूज्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्यूब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसको बोला जाता है गैमोसेप्लस। नाउ अगर ये गैमोसेप्लस आपकी फ्यूज है तो वी विल राइट लाइक दिस के, और सपोज 5 नंबर है तो 5 को ब्रैकेट में डाल देंगे। और अगर पॉलीसेप्लस फ्री है, 5 सेपल्स है, एंड वी विल नॉट पुट इट इन अ ब्रैकेट। नाउ कोरोला, कोरोला आर द पेटल्स। इस तरीके से अगर पेटल्स है वो भी अगर फ्री होते हैं तो इसको बोला जाता है पॉलीपेटलस, और अगर इस तरीके से फ्यूज होते हैं तो उसको बोला जाता है गैमोपेटलस। नाउ इवन दिस हैज अ फॉर्मूला कॉल्ड C, और इसको भी इस तरीके से लिखते हैं, अगर गैमोपेटलस है, फ्यूज है, एंड वी कंसिडर इट एज 5 इन नंबर, तो वी विल राइट लाइक C5 और उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, और अगर फ्री है तो ब्रैकेट में नहीं डालते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट कैलिक्स एंड कोरोला। सो अगेन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फर्स्ट वी विल लुक एट दीज सेपल्स। ठीक है, अगर सेपल्स फ्यूज हैं इस तरीके से तो इसको गैमोसेप्लस बोलेंगे, और अगर सेपल्स फ्री हैं तो इसको पॉलीसेप्लस बोलेंगे। देन वी लुक एट द पेटल्स इस तरीके से, अगर पेटल्स फ्री हैं तो वी विल राइट पॉलीपेटलस, और अगर पेटल्स फ्यूज हैं मतलब दे आर नॉट डिफरेंट, हर एक पेटल अलग नहीं है, एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है, तो उसको बोला जाता है गैमोपेटलस। नाउ दिस इज अ फ्लावर ऑफ लिली,
इसमें आपको देखेंगे कि सेपल और पेटल एक जैसा, एक ही में है, मतलब यू कांट डिस्टिंग्विश, तो इसको बोला जाता है पेरियांथ. Now estivation is mode of arrangement of petals. ये जो पेटल्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज है. इसके भी बहुत कैटेगरीज होते हैं, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सलरी. नाउ व्हाट इज वॉल्वेट? वॉल्वेट ये होता है कि हर एक पेटल दे डोंट टच ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट और सेम एक्सिस में इस तरीके से अरेंज होते हैं. दिस इज वॉल्वेट. इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस. नाउ ट्विस्टेड. ट्विस्टेड में क्या है, वन पेटल का एक साइड आउट है, दूसरा साइड इन है, फिर आउट है, फिर दूसरा साइड इन है, एंड दैट्स द वे. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो फॉलो हो रहा है. सो दिस इज ट्विस्टेड. एंड इसका एग्जाम्पल है आपका चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. नाउ इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट में भी ट्विस्ट है, बट द ट्विस्ट का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. सपोज एक जो बाहर है वो दोनों ही बाहर है, और उसके बाद नीचे बाहर नीचे, फिर एक दोनों ही अंदर हो गई, फिर एक नीचे और फिर एक बाहर. सो दिस इज द वे, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो वी कॉल दिस एन इम्ब्रिकेट. और इसका एग्जाम्पल है केशिया एंड गुलमोहर. नाउ वेक्सलरी. वेक्सलरी जनरली आपको पी और बीन में देखा जाता है. इसमें क्या होता है, फर्स्ट देयर 5 पेटल्स, और जो लार्जेस्ट जो होती है वो सबसे ऊपर होती है. दिस इज द लार्जेस्ट. उसके बाद 2 लैटरल पेटल्स होती हैं. 2 लैटरल पेटल्स होते हैं जिसको विंग्स कहा जाता है, वो इस तरीके से होती है, इसे विंग्स कहा जाता है. उसके बाद दे इन टर्न ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट पेटल्स एंड दे आर कॉल्ड एज कील. ओके, सो इस तरीके से वेक्सलरी होता है. सो व्हाट वी हैव हियर इज एस्टिवेशन इज अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स. वॉल्वेट होती हैं इस तरीके से जो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है बट दे आर इन द सेम एक्सिस. और ट्विस्टेड होती है, एक ऊपर पेटल का एक पार्ट ऊपर होता है, एक पार्ट नीचे होता है. वॉल्वेट का एग्जाम्पल होता है कैलोट्रोपिस, और ट्विस्टेड का एग्जाम्पल होगा चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. नाउ इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है केशिया एंड गुलमोहर. इसमें क्या होता है कि एक पेटल ऊपर है, दोनों ही ऊपर हो सकते हैं, 2 पेटल दोनों ही नीचे हो सकते हैं, एक पेटल दोनों ही बाहर हो सकते हैं. देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन. नाउ वेक्सलरी. वेक्सलरी में विंग्स है एंड कील है. सो दिस इज द लार्जेस्ट पेटल. वो ओवरलैप करते हैं ये 2 विंग्स को, और ये ओवरलैप करते हैं ये 2 छोटे छोटे कील को, विच इज मोस्ट कॉमन इन पी एंड बीन. Now once again I'll show you how these petals arrangements are there. Now this is volvet. क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं है और एक दूसरे को पेटल्स टच नहीं कर रहे, बस एक एक्सिस में घूम रहे हैं. Now this is twisted. एक पेटल का एक पार्ट ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे, एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर है और ये सब उसी को फॉलो कर रहे हैं. So this pattern is twisted. नाउ दिस इज इम्ब्रिकेट. इसका क्या है, दोनों ही पेटल के दोनों एंड्स अंदर है और इस वाले पेटल के दोनों ही एंड्स बाहर है, और फिर बाकी में एक बाहर और एक अंदर है. सो देयर इज नो पर्टिकुलर पैटर्न एंड देयरफॉर इट इज ट्विस्टेड बट नो पर्टिकुलर पैटर्न, इसलिए इसको बोला जाता है इम्ब्रिकेट. नाउ वन देयर इज दिस इज पैपिलोनेशियस. और पैपिलोनेशियस इसमें क्या है, आपका सबसे बड़ा ये पेटल है, उसके बाद आपका ये 2 विंग्स हैं एंड देन दीज 2 स्मॉलर आर कील. अब हम लोगों ने पैटर्न देखा. नाउ अब रियल फ्लावर्स में देखते हैं हाउ डू दे लुक. नाउ दिस इज अ वॉल्वेट एग्जांपल, दिस इज अ ट्विस्टेड चाइना रोज, राइट. दिस इज अ इम्ब्रिकेट. इसमें एक पेटल बाहर, एक पेटल दोनों ही बाहर, दोनों ही अंदर, इस तरीके से है. एंड दिस इज वेक्सलरी. आप एक देखो, ये लार्ज पेटल है, फिर ये 2 बीच में डिवाइड, एक्चुअली ये 2 विंग्स हैं और ये 2 कील है. नाउ वी विल स्टडी एंड्रोशियम. एंड्रोशियम मतलब क्या, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर अगर एक देखा जाए तो उसको बोला जाता है स्टेमन्स. स्टेमन्स के 2 पार्ट होते हैं. ये ऊपर का बाइलोब स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है एंथर, एंड दिस स्ट्रक्चर विच होल्ड्स द एंथर इज कॉल्ड एज फिलामेंट.
टुगेदर दे आर कॉल्ड एज स्टेमेंस, और सारे स्टेमेंस फॉर्म करते हैं एंड्रोशियम। नाउ इस एंथर के अंदर जो बायलोब स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर ये छोटे छोटे सैक्स होते हैं, ओके, जिसको बोला जाता है पोलन सैक्स या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। सो दिस इज द वे इट इज। अगर एक ये स्टेमन है और इसका ये बायलोब स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज एंथर, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। अब इसके अंदर बायलोब स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसको बोला जाता है पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स, ओके, इसके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं। सो दिस इज द वे इट इज। अब अगर ये स्टेराइल है, तो इसको बोला जाता है स्टैमिनोड। नाउ द स्टेमेंस कैन बी फ्री और कैन बी अटैच्ड टू एनी स्ट्रक्चर। अगर पेटल से अटैच हो जाती है, सपोज दिस इज अ पेटल और उसी से अटैच्ड है आपके एंथर्स एंड स्टेमन, तो इसको बोला जाता है एपीपेटालस। और अगर सेपल से अटैच है, पेरियान से अटैच है, which is in which the sepal and petal are same, for example in lily, तो इसको बोला जाता है एपीफाइलस। नाउ अब जो स्टेमन्स हैं वो बहुत सारे प्लांट में फ्यूज हो सकते हैं, किसी में एंथर फ्यूज हो सकता है, किसी में स्टेमन्स फ्यूज हो सकते हैं, बट इन एनसीईआरटी ओनली स्टेमन फ्यूजन के बारे में दिया हुआ है, which has many other categories। तो अगर स्टेमन्स फ्यूज है तो इस टाइप से फ्यूज हो सकते हैं। इसमें क्या है, एक सारे एंथर्स फ्री है और सारे स्टेमन्स फ्यूज है, लाइक इन दिस चाइना रोज, तो इसको बोला जाता है मोनोडेल्फस। और अगर दो बंडल इस तरीके से बना देते हैं, ये टिपिकल एग्जांपल है जहां पे आपका 9 एक में फ्यूज है और एक फ्री है, तो 2 बंडल्स बना देता है, जो कि पी में देखा गया है, या फिर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ बंडल्स होते हैं, ओके, 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। तो दिस इज बोथ एग्जांपल्स ऑफ डाइडेल्फस, फॉर एग्जांपल पी। पॉलीडेल्फस जैसे बहुत सारा ग्रुप बना लेते हैं, दे आर नॉट ऑल द एंथर्स एंड स्टेमन्स आर नॉट फ्री, दे आर इन ग्रुप्स, इस तरीके से, तो इसको बोला जाता है पॉलीडेल्फस। एंड द वेरिएशन इन लेंथ विद इन अ फ्लावर जो होता है आपका मस्टर्ड में, जो स्टेमन्स होते हैं उसकी भी लेंथ वेरी कर सकती है, ओके। नाउ अगेन वी कैन सी, जो ये पेटल्स है ना, ये बिल्कुल फ्यूज है, इस पेटल्स में से ये स्टेमन्स और एंथर ये फ्यूज हो सकते हैं स्टेमन्स, तो इसे बोला जाता है एपीपेटालस, इन्हें बोला जाता है एपीपेटालस, क्योंकि पेटल से फ्यूज है। अब यहाँ पे ये लिली का फ्लावर है, यहाँ सेपल से फ्यूज है, तो इसे बोला जाता है एपीफाइलस। अब ये जो है, इसमें सारे जो एंथर्स हैं इस तरीके से, यहाँ पे बस आपको एंथर्स दिखेंगे और स्टेमन्स जो है ना वो फ्यूज होके एक ट्यूब बना लेती है, लाइक इन दिस चाइना रोज, इसे बोला जाता है मोनोडेल्फस। और यहाँ पे 2 बंडल हैं, 2 ग्रुप्स में सारे फ्यूज हो गए हैं, तो इन्हें बोला जाएगा डाइडेल्फस। और यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो इन्हें बोला जाएगा पॉलीडेल्फस। अगेन द एग्जांपल इज, जैसे ये है मोनोडेल्फस, ये है डाइडेल्फस और ये है पॉलीडेल्फस। Now we'll talk about gynoecium. Gynoecium means female part of the plant. Now gynoecium is the innermost whorl of the flower. ये सबसे अंदर में होता है, ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होता है। As you can see, ये आपका सेपल्स है, सबसे कैलिक्स आउटरमोस्ट, उसके अंदर पेटल्स, कोरोला, उसके बाद स्टेमन्स, एंड्रोशियम, और उसके बाद ये ग्रीन कलर की जो है ये है आपका गाइनेशियम, और इसके अंदर येलो कलर का आपको ओव्यूल दिख रहा होगा,
Okay, now gynoecium, or this whole ovary, and it has got three parts. This bulky portion is called ovary, and this connective tube is called style, and again the receptacle of the pollen grain. अगर ये जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी मोटी है, इसी पे आके pollen grain गिरती है और वो स्टिक हो जाती है, तो पोलन ग्रेन जिस पे गिरती है, जिस सरफेस पे, उसको बोला जाता है स्टिग्मा। तो एक सिंगल कार्पेल या पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है। नाउ ईच ओवरी के अंदर एक प्लासेंटा होता है और फिर उसमें ओव्यूल होता है। ओके, सो ईच ओवरी bears one or more ovules attached to the flattened cushion like placenta। अब जब मोर देन वन कार्पल होता है, अगर किसी प्लांट में एक कार्पल भी हो सकता है एंड मोर देन वन भी हो सकता है, अगर मोर देन वन होता है एंड दे ऑल आर फ्री, इट इज कॉल्ड एज एपोकार्पस, एज यू फाइंड इन लोटस एंड रोज। लेकिन अगर सिनकार्पस, अगर सारी जो ओवरी है एक साथ फ्यूज हो रखी है, तो फिर उसको बोला जाता है सिनकार्पस, जैसे कि टोमेटो और मस्टर्ड में मिला जाता है। नाउ ये जो पूरी ओवरी है जब फर्टिलाइज हो जाती है पोलन ग्रेन से, तो वो फ्रूट बन जाता है और ये ओव्यूल सीड बन जाता है। ओवर हियर द पिक्चर ऑफ एन एपोकार्पस ओवरी इज देयर, जहां पे सारे जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये सब फ्री हैं, सारे कार्पल्स फ्री हैं। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये सिनकार्पस एक बल्कि सा पोर्शन है जो आपको दिख रहा होगा, ये सिनकार्पस है। सारी जो ओव्यूल्स है, ओवरी है, वो फ्यूज हो गई है और यहाँ पे जो आपको दिखेगा अलग अलग है, अलग हो रखी है, सो दे आर फ्री, सो दिस इज कॉल्ड एज एन एपोकार्पस। एक डायग्राम और है एपोकार्पस का, जहां आपको यहाँ पे दिख रहा है ये छोटे छोटे जितने भी स्ट्रक्चर्स है ना फ्री हैं, वो एपोकार्पस हैं, और फ्यूज इस बल्क की तरफ, जो कि ये आपका सिनकार्पस है। Now we will study about the placenta. Now placenta में जिस प्रकार से ओव्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसे कहा जाता है प्लासेंटेशन। इसमें भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, किस टाइप का ओव्यूल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। First let's concentrate on the diagrams and correlate with it accordingly. अब जैसे कि ये मार्जिनल है, अब ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है और उसके ऊपर ये आपका स्टाइल जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से अगर डाइसेक्ट किया जाता है ओवरी को, सपोज लाइक दिस इज एन दिस इज अ कार्पल, ओके। अब इसको अगर यहां से डाइसेक्ट करेंगे तो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अगर इसको इस तरीके से डाइसेक्ट किया जाता है तो ऐसा आता है। अब इसमें आपने देखा होगा ओव्यूल्स बिल्कुल मार्जिन में है, एक तरफ बैठी हुई है, दैट इज इन पी। इसका टिपिकल एग्जांपल पी है, तो इसको बोला जाता है मार्जिनल, बिकॉज द जितनी भी ओव्यूल्स है एक मार्जिन में है। नाउ एक्साइल, एक्साइल क्या होता है, इसमें जो ओव्यूल है वो एक सेंटर में प्लेस्ड है इस तरीके से, और दे आर डिवाइडेड बाय अ सेप्टम। ये ग्रीन कलर का सेप्टा है, सो दे आर डिवाइडेड बाय अ सेप्टा, इसलिए इसको कहा जाता है एक्साइल। अब ये सेंटर में प्लेस्ड है, अगर यही मार्जिन में प्लेस्ड है इस तरीके से एंड मोर देन वन ओव्यूल्स आर देयर, तो इसे मार्जिनल की जगह इसे कहा जाता है पैराइटल। नाउ व्हाट इज फ्री सेंट्रल? फ्री सेंट्रल ये होता है कि ये बिल्कुल सेंटर में है और इसके पास कोई सेप्टा भी नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। लेकिन अगर ये बेस से अटैच है इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है बेसल प्लासेंटेशन। अब यहाँ पे भी आपको एक सेम डायग्राम्स है, मार्जिनल का एक ओव्यूल है जो इस तरीके से अरेंज है, पी का भी डायग्राम बना हुआ है, पैराइटल जिसमें मार्जिन्स में अटैच्ड है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया ताकि वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दीज ओव्यूल्स आर अरेंज्ड। अब एक्साइल है, इसमें सेप्टा आती है, बीच में इस तरीके से सेप्टा आ जाता है, सो इसे एक्साइल कहा जाता है। फ्री सेंट्रल है कि एक बीच में एक सेप्टा है जिसके अराउंड अरेंज्ड है सारे ओव्यूल्स, लेकिन बेसल बिल्कुल ही बेस से अटैच होती है। सो द मार्जिनल, in marginal placentation, the placenta forms the ridge along the ventral suture
of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows as in the pea. अगर अगर पी को अगर इस तरीके से खोलते हैं तो इस एज में आपको पीस अरेंज मिलते हैं. सो दैट्स व्हाट इट्स राइटिंग कि उसका एक उसको वेंट्रल सूचर बोला जाता है. ना एक्साइल का टिपिकल एग्जांपल है टोमेटो एंड लेमन. व्हेन यू कट टोमेटो एंड लेमन नाउ यू कैन सी किस तरीके से उसकी सीड्स अरेंज है. सो जब वो एक्सियल में होती है बहुत सारी सीड्स दिखेगी और बीच में उसका डिवीजन होता है. So that is multilocular ovary, that is China rose, tomato and lemon. Parietal, ovules develop the inner walls of the ovary or on the periphery part. The ovary is one chamber and it becomes two chamber due to formation of false septum. For example, mustard and argemone. Now, ये जो parietal है इसमें कभी कभी इस तरीके से एक false septum भी आ जाता है. ऐसे करके होगा और यहाँ पे ओव्यूल्स है. ओके इस तरीके से और कभी कभी एक फॉल सेप्टम भी दिखता है विच इज अ टिपिकल केस ऑफ मस्टर्ड. नाउ फ्री सेंट्रल है जो बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है सारे ओव्यूल्स एक तरफ और बेसल है where the placenta develop at the base of the ovary. It can be single. For example, sunflower and marigold. Now fruit. Fruit का सबसे interesting part ये है apple. An apple a day keeps a doctor away. So ये बोला जाता है but you do know what part is that? Apple is the thalamus. जो we eat is a receptacle, is a thalamus that we eat. So ये जो पूरा fleshy part है ये receptacle है, seed है, okay, and you have little tiny leaves that is a sepal or remains of stamens and style. Yes, yeah, okay, so everything is here. Now the fruit जो होती है characteristic feature होती है flowering plant की and it is formed after fertilization. So तो mature part होती है जो ovary होती है that becomes a fruit and ovules जो होते हैं वो seed हो जाती है. जो फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं उसको बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. फॉर एग्जाम्पल इट इज बनाना और ग्रेप्स. इसमें सीड्स नहीं होते हैं क्योंकि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होती है. ओके नाउ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विच हैज टू पार्ट्स पेरिकार्प एंड सीड. अगर पेरिकार्प ड्राई है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में होते हैं और इट कैन बी फ्लैशी जो फ्लैशी फ्रूट्स में होते हैं जैसे कि मैंगो हुआ कोकोनट हुआ. जनरली जब फ्लैशी होते हैं तो पेरिकार्प 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है. एपिकार्प, मिडिल इज मेसोकार्प एंड द इनर मोस्ट इज एंडोकार्प. नाउ इन मैंगो वी आर सपोज्ड टू स्टडी द ड्रूप फ्रूट्स ओनली which is developed from the monocarpellary superior ovaries and are generally one-seeded. Now, in mango, what we eat is a mesocarp. जो ऊपर का जो छिलका we peel करते हैं वो होता है एपिकार्प और अंदर जो हार्ड सीड होता है वो होता है एंडोकार्प. लेकिन कोकोनट में जो उसका फाइबर स्ट्रक्चर होता है yes, that is a mesocarp. तो what we eat is an endocarp. So there is two pictures of mango and coconuts to make it more clear. अब ये ऊपर का जो है this is epicarp. फिर जो बीच का जो pulp है that is mesocarp and जो seed है that is endocarp. जब seed endocarp होता है उसमें endosperm होते हैं that's a reserve food. Okay. Now this coconut structure that we can see ये जो fibrous structure है that is a mesocarp and the seed that we eat is an endocarp. Now we will talk about seed. Seed जो होता है ovary fruit बन जाती है and ovules seed बनती है. So the seed is made up of two things, seed coat and an embryo. एक ऊपर एक seed coat होता है उसके अंदर embryo पूरी होती है जो develop होके further plants में develop हो जाते हैं shoots and roots में. Now there are two kind of seeds that is shown in the picture. पहला है आपका dicotyledon. Dicotyledon
क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि इसमें 2 कॉटलेडन्स होते हैं और मोनोकॉट में एक ही कॉटलेडन होता है, इसलिए इसका नाम होता है मोनोकॉट। नाउ डाइकोटिलेडन में आपका जो फूड स्टोर होता है वो इन कॉटलेडन्स में होता है। मोनोकॉट्स में जनरली एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है। अब दे बोथ हैव एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। इनका पोजीशन यहाँ है। डाइकॉट में ये है आपका रेडिकल, दिस इज रेडिकल, और यही मोनोकॉट में इस तरफ है। फिर हाइपोकोटाइल जिससे शूट सिस्टम डेवलप होता है वो डाइकॉट में इधर है और मोनोकॉट में इस तरफ लोकेटेड है। नाउ एपिकोटाइल जो हाइपोकोटाइल का ही पार्ट होता है, ऊपर वाले पार्ट को एपिकोटाइल बोलते हैं, दैट इज लोकेटेड ओवर हियर, और इसमें भी हाइपोकोटाइल के ऊपर लोकेटेड होता है, राइट। एंड दिस लेयर, दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दिस सीड कोट, ये इसका डाइकोटिलेडन का सीड कोट है, और ये ऊपर का लेयर ये मोनोकोटिलेडन का सीड कोट है। So these are the two examples also there. Gram and P are examples of dicotyledon, and monocotyledon का examples है wheat and maize. Now we will study dicotyledon in detail. अब dicotyledon क्या होता है? इसमें 2 cotyledons होते हैं, इसीलिए इसका नाम डाइकॉट होता है। अब इसमें 2 लेयर्स होते हैं। जो ऊपर का लेयर होता है उसको बोला जाता है टेस्टा, और जो अंदर का लेयर होता है, जैसे यही सीड कोट है सब, एंड दे आर 2 लेयर्स, दिस इज अ सीड कोट एंड इट विल हैव अ 2 लेयर। जो ऊपर का लेयर होता है उसको बोल देते हैं टेस्टा, और जो नीचे का लेयर होता है उसको बोल देते हैं टेगमेन। ओके, दिस इज टेस्टा एंड दिस इज टेगमेन। नाउ इसके एम्ब्रायनल एक्सिस होती है जहां पे 2 एक्सिस फॉर्म होते हैं, ऊपर की तरफ को प्लूम्यूल कहते हैं और नीचे के तरफ को रेडिकल। नाउ अब क्या होता है, जहां पे इफ यू रिमेम्बर जो ओवरी होती थी, ओवरी इस तरीके से होती थी आपकी, ये पूरा आपका स्टाइल होता था, फिर ये स्टिग्मा होता था, राइट, और यहाँ ओव्यूल्स होते थे। ओव्यूल्स जो होती थी वो बीच वाले सेगमेंट से एक कनेक्टेड रहती थी। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है ना, दिस वन, दिस कनेक्शन, उसी को बोला, यही जब पूरी सीड बन जाती है तो ये जो कनेक्शन है ये बन जाता है आपका हाइलम, हाइलम, ठीक है। और यहाँ पे पोलन आके गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, और फिर इस तरीके से अंदर जाती है, और फिर ये ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करती है। तो ये जो होल होती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये फॉर्म कर जाता है आपका माइक्रोफाइल। तो जहां से सीड आपका फ्रूट से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे ये ओव्यूल सीड बन जाती है एंड दे आर कनेक्टेड टू द सेगमेंट, एक फिलामेंट से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये क्या होता है, आपको ये याद रखना है, हाइलम वो जंक्शन है जहां सीड फ्रूट से कनेक्टेड है, एक डिप्रेशन सा बना रहता है, उसको बोला जाता है हाइलम। और ये क्या होती है, जब ओव्यूल आपका सेगमेंट से कनेक्टेड रहता है फिलामेंट में, वो अल्टीमेटली आपका ओव्यूल हाइलम बन जाता है। अब जहां से पोलन ग्रेन अंदर की तरफ आती है फर्टिलाइजेशन के टाइम, तो एक होल बनाते हुए आती है, उस होल को कहा जाता है माइक्रोपाइल। वो सीड में एक होल आपको दिखेगा, दैट इज माइक्रोपाइल। ओके, नाउ डाइकोटिलेडन्स में जनरली एंडोस्पर्म नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल इन बीन, ग्राम एंड पी, but there are few exceptions like castor seed। जैसे ये castor seed है, इसका जो अंदर जो stored food है, that is an endosperm। ये फॉर्म होता है ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन। तो कुछ एक्सेप्शंस डाइकोट्स में भी एंडोस्पर्म होते हैं। Now we will study about monocotyledon seed. Now monocotyledon seed उसको बोलते हैं जिसके पास एक कॉटलेडन होती है। अब मोनोकोटिलेडन की जो कॉटलेडन होती है उसको बोला जाता है स्कूटेलम। स्कूटेलम बोला जाता है क्योंकि ये बिल्कुल थिन लेयर होती है, कॉटलेडन की बहुत पतली सी लेयर होती है और बिल्कुल फैली हुई रहती है
इसमें कोई भी फूड स्टोरेज नहीं होता है। इस तरीके से ये जो जितना भी व्हाइट पोर्शन है दैट इज कॉटलेडन ऑफ दिस मोनोकॉट सीड। अब जब इसमें फूड स्टोर नहीं होगा तो यू नीड समथिंग एल्स टू स्टोर द फूड। तो ये जो हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर है जहां पूरा फूड स्टार्ची मटेरियल स्टोर्ड है, इसको बोला जाता है एंडोस्पर्म। दिस इज एंडोस्पर्म। नाउ स्कूटेलम का क्या रोल होता है कि ये जो एंडोस्पर्म से जो फूड होते हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करके रेडिकल ऑफ प्लूम्यूल को सप्लाई करें so that they can grow and modify into roots and shoots respectively. ओके सो अब क्या हो जाता है, अब इनके जो कॉटलेडन है बहुत थिन लेयर है, इसीलिए जो रेडिकल है ना दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर कॉल्ड एज क्लियोरिजा। इसका जो ये प्रोटेक्टेड लेयर है ना इसको बोला जाता है क्लियोरिजा, और प्लूम्यूल को जो प्रोटेक्ट करता है उसको बोला जाता है क्लियोप्टाइल। कुछ कुछ मोनोकॉटलेडन सीड में आपका एंडोस्पर्मिक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स, दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, लेकिन जनरली मेज, व्हीट सब में आपका एंडोस्पर्म होता है। सो व्हाट इज इट, जो एंडोस्पर्म होता है इसको जो फ्रूट वॉल होती है और सीड वॉल दे आर कंप्लीटली फ्यूज, लेकिन एंडोस्पर्म को एक एल्यूरोन लेयर सेपरेट करती है। दिस इज एल्यूरोन लेयर, दिस इज अ प्रोटीन रिच लेयर। इसीलिए जब इस व्हीट का आटा बनता है तो बोला जाता है जितना चोकर मिलाओगे इट इज मोर हेल्दी। क्यों? बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन। नाउ स्क्यूटुलम हैज टू प्रोटेक्ट ऑल द short axis with the plumule and radicle. They have to protect this plumule and radicle, इसीलिए इसको प्रोटेक्शन के लिए एक एडिशनल लेयर दिया जाता है क्लियोरिजा एंड कोलियोप्टाइल, जो डाइकॉट में बिल्कुल एब्सेंट है। They are the typical features of monocot seed. Now we will study the mnemonics of writing the formula, floral formula लिखने का। ठीक है, नाउ पहला है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं? सपोज दिस इज द स्टेम ऑन विच अ फ्लावर इज अटैच। ये हो गया उसका पेडिसल और ये हो गया फ्लावर। ओके, अब इस जंक्शन में जहां पे पेडिसल एंड स्टेम अटैच है, इस जंक्शन में एक रेड्यूस लीफ लाइक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो फ्लोरल बड को इनिशियली प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट। और अगर ब्रैक्ट है तो उसको कहा जाता है ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रैक्ट नहीं है देन वी विल राइट EBR, ebracteate। कैलिक्स क्या होता है? सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं, और अगर ये फ्यूज है तो वी राइट inside the bracket, और अगर फ्री है तो we write just like that without the brackets. N denotes the number of sepals that we have. Now अगर corolla है same, अगर fuse है तो bracket में N, और अगर free है तो normal. Now perianthus, the calyx and corolla, if they are fused together like found in lily, तो फिर उसको perianth बोलते हैं। Now androecium, androecium अगर आपका फ्यूज है तो इसमें भी आपका सपोज 5 है तो ब्रैकेट में 5, और अगर फ्री है तो सिंपल 5। गाइनेशियम का भी सेम है, और अगर फ्यूज है तो ब्रैकेट्स में, और अगर फ्री है तो जस्ट लाइक दैट। बट इफ इट इज हाइपोगैनस वी पुट अ लाइन इन बिलो द G, एंड इफ इट इज एपिगैनस वी पुट अ लाइन अबव G। नाउ मेल फ्लावर को इस तरीके से डिनोट करते हैं एंड फीमेल फ्लावर को इस तरीके से। इफ इट इज बाइसेक्सुअल तो फिर इस तरीके से डिनोट होता है। नाउ सिमेट्री को अगर डिस्कस करते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री है तो वी डिनोट लाइक दिस। जाइगोमॉर्फिक जो बायलैटरल सिमेट्री होती है उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। नाउ CA ये होता है अगर कोरोला और एंड्रोशियम एक ही पेटल में फ्यूज है तो इस तरीके से लिखते हैं, और पेरियांथ और एंड्रोशियम फ्यूज होते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। कोरोला और
इस तरीके से अगर आप देखो तो स्टेमन इस तरीके से फ्यूज मिलेंगे आपको पेटल्स या पेरियांथ पे। नाउ विल डिस्कस द फेबेशिए एंड सोलानिशिए टैबुलर फॉर्म में, ताकि आपको इसमें फ्लोरल फॉर्मूला का भी आइडिया हो जाए और उसकी एक टिपिकल प्रॉपर्टीज भी पता चल जाए। नाउ फेबेशिया एंड सोलानिशिया, कोई भी फ्लोरल फॉर्मूला में आपको दो चीज का नहीं पता चलता, दैट इज द एस्टिवेशन एंड द प्लेसेंटेशन। वो आपको उसके फ्लोरल डायग्राम से पता चलता है। सो टू थिंग्स जो नहीं पता चल सकता वो है things that we cannot know from a floral formula are estivation and estivation क्या होता है? Arrangement of petals, the way the petals are arranged with respect to each other। और दूसरी चीज क्या नहीं पता चल सकती, उसका प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। ये डिटरमाइन नहीं हो सकता है आपका फ्लोरल फॉर्मूला से, राइट? लेकिन फ्लोरल डायग्राम से आपको पता चल सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ यहाँ फर्स्ट है आपका फेबेशिया, सेकंड है सोलानिशिया। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, फेबेशिया प्लांट जो होता है ना, पीन होता है, सोलानिशिया पोटैटो टोमेटो होता है। तो फेबेशिया का वर्ल्ड वाइड होता है और सोलानिशिया इज मोर इन द ट्रॉपिक्स और टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिक्स रीजन में। हैबिट्स जो होती है ये हर्ब, श्रब और ट्री फॉर्म में होता है और जनरली सोलानिशिया हर्बेशियस श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज में देखा गया है। नाउ रूट्स दोनों डाइकॉट होते हैं तो टैप रूट, दोनों में टैप रूट देखा गया है। स्टेम जो होते हैं इसमें इरेक्ट हो सकता है या क्लाइंबर भी हो सकता है, लाइक इन मनी प्लांट टाइप्स, या सिलेंड्रिकल होता है। इसमें क्या होता है, सोलानिशिया रूट्स पोटैटो भी हो सकते हैं, तो अंडरग्राउंड भी हो सकता है, एरियल भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। नाउ लीव्स दोनों डाइकॉट हैं, इसे रेटिकुलेट ही देखा गया है। इसमें ऑल्टरनेट और सिंपल इसमें रेयर होता है और पिनेटली कंपाउंड ज्यादा कॉमन। वेयर सोलानिशिया में रेटिकुलेट है, ऑल्टरनेट है और कंपाउंड कॉमन है। ना इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, ये रेसमोस टाइप की होती है इनफ्लोरेसेंस फेबेशिया में, और सोलानिशिया में साइमोस होती है। तो ये हम अंडरलाइन कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। नाउ द फ्लावर जो होता है इसमें बाइसेक्सुअल होती है और जाइगोमॉर्फिक होती है फेबेशिया में ज्यादातर, और सोलानिशिया में एक्टिनोमॉर्फिक होती है। आपको इस तरीके से ये दिख रहा है, ये जाइगोमॉर्फिक है एंड ये एक्टिनोमॉर्फिक। नाउ इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उसके यूजेस पढ़ेंगे, राइट? अब सबसे पहले फूड जो होता है फेबेशिया में सारे टाइप की दालें जो आपको मिलती है, चना दाल हो गया, अरहर दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, सोयाबीन, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ फेबेशिया कैटेगरी। और सोलानिशिया का फूड क्या होता है, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया। ना फॉडर में जो आप एनिमल्स को खिला सकते हैं उसमें दो टाइप के प्लांट्स इसका यूज हो सकता है, ट्राइफोलियम एंड दिस इज सिसबेनिया। अब स्पाइस की तरह सोलानिशिया में यूज हो सकता है, दैट इज चिली। एडिबल ऑयल जो फेबेशिया में यूज हो सकता है वो है ग्राउंडनट ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल, और सोलानिशिया में यूज हो सकता है टोबैको की तरह, इस तरह का फ्यूमिगेटरी की तरह, कुछ लीव्स टोबैको की तरह यूज कर सकते हैं। फिर है इसमें डाइज। अब डाइज फेबेशिया में इंडिगो फेरा है, दैट इज द ब्लू कलर डाई दैट यू कैन फाइंड। अब सोलानिशिया में मेडिसिन होते हैं जैसे कि बेलाटोना, ये पेन को कम करने के लिए यूज हो सकता है, हेम्योपैथी में भी यूज होता है। एंड देन देयर इज अश्वगंधा, ये भी आपका आयुर्वेदिक में यूज होता है। नाउ फाइबर्स, सनहेम, इस तरीके से फाइबर्स यूज कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल जो इसमें होती है आपकी स्वीट पी या लुपिन, ये आपका ल्यूपिन का फोटो है एंड दिस इज अ स्वीट पी। और यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट जो है वो है पिटूनिया। ना मेडिसिनल जो फेबेशिया में यूज हो सकती है वो मुलेठी, गले के लिए बहुत अच्छी होती है। ना फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद लिलेशिया। लिलेशिया एक मोनोकॉट प्लांट है, सो लेट्स स्टडी। ना फ्लोरल फॉर्मूला आपका इधर दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड।
सब जगह देखा गया है। हैबिट हर्ब्स होते हैं, जनरली छोटे प्लांट्स। रूट्स क्या होंगे, क्योंकि ये मोनोकॉट है, फाइब्रस। स्टेम अंडरग्राउंड इसमें मिलते हैं। लीव्स पैरेलल होते हैं एंड ऑल्टरनेट होते हैं। इनफ्लोरेसेंस साइमोस, फ्लावर बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल एक ही में देखा गया। अब दिस इज गाइनेशियम एंड दिस इज एंड्रोशियम ना। पेरियांथ 6 टेपल्स होते हैं और यूनाइटेड होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 3 और 3 के पेयर्स में होंगे, राइट। उसके बाद गाइनेशियम, गाइनेशियम हाइपोगाइनस, दैट मीन्स ओवरी जो है वो सुपीरियर है। ये लाइन के ऊपर अगर जी है, दैट मीन दिस इज द लाइन ऑन विच इट इज बेस्ड, इसलिए इसको सुपीरियर माना जाता है। ओके। फ्रूट होता है कैप्सूल काइंड होता है। Now we will discuss all the floral formula and the floral diagram simultaneously. तीन फैमिली के Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae. Okay, so let's start with Fabaceae, that is P. Pisum sativa. अब यहाँ पे पहला दिखा रहा है आपका इसका जो सिमेट्री है, राइट। तो सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक है, इसमें ये दिखाया कि ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री की प्लांट है। उसके बाद आपको ये दिखाया है कि बाइसेक्सुअल है, तो आपको ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये फ्लोरल डायग्राम से नहीं पता चलेगा। नाउ कैलिक्स, नाउ दिस ग्रीन कलर इज कैलिक्स और ये फ्यूज है, जॉइंट है, फ्यूज है, तो 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए ये ब्रैकेट में लिखा गया है। नाउ उसके बाद है कोरोला। कोरोला जो है इसमें इसकी टिपिकल एस्टिवेशन होती है वेक्सिलरी, तो ये लिखा हुआ है 1 + 2 + 2, दैट मीन दिस इज कील, और ये फ्यूज है और ये विंग्स है, ये फ्यूज नहीं है, ये 2 नंबर है, एंड दिस इज 1 लार्ज पेटल। इसके बाद एंड्रोशियम, इसकी एंड्रोशियम भी टिपिकल होती है, दैट इज 9 + 1, और 9 फ्यूज होते हैं और 1 एक फ्री होती है, मतलब डाइडेल्फस होते हैं, तो 9 ब्रैकेट में है +1। नाउ इसकी जो गाइनेशियम होती है हाइपोगाइनस होती है और मार्जिनल, आपको यहाँ दिख रहा है कि ये मार्जिनल ओव्यूल है, राइट। अब नेक्स्ट है सोलानेशिया। सोलानेशिया में भी फर्स्ट जो सिमेट्री है वो है एक्टिनोमॉर्फिक, उसके बाद फ्लावर आती है बाइसेक्सुअल, कैलिक्स आपका 5 नंबर है एंड दे आर फ्यूज, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक का साइन, एंड दे आर फ्यूज, सो कैलिक्स K5 इनसाइड अ ब्रैकेट। फिर कोरोला, दिस वन इज कोरोला, और ये भी फ्यूज होते हैं, सो इसलिए ब्रैकेट में, और दिस इज ऑल्सो 5 इन नंबर। अब एंड्रोशियम, स्टेमेंस भी इसमें 5 है, राइट, लेकिन फ्री है, तो इसलिए ब्रैकेट में नहीं है, लेकिन एंड्रोशियम कोरोला से फ्यूज है, सो इट इज एपिपेटालस, इसीलिए ये लाइन दिया हुआ है। नाउ गाइनेशियम, इसमें भी हाइपोगाइनस है, सुपीरियर ओवरी है, एंड दे आर 2 lobed and 2, therefore it is 2 in number. अब लिलेशियम, लिलेशियम में भी जो फ्लावर है ना वो एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री, सो दिस साइन। नाउ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, तो इस तरीके से। अब पेरियांथ होता है, इसमें सेपल एंड पेटल फ्यूज होते हैं, वी कांट डिस्टिंग्विश, तो 3 + 3, और ऊपर से ये एंड्रोशियम के साथ भी, स्टेमन्स के साथ भी फ्यूज है, तो इसलिए ये लाइन, एंड एंड्रोशियम इज फ्री 3 + 3, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। अब गाइनोशियम, इसमें भी हाइपोगाइनस है, ओवरी सुपीरियर है लेकिन फ्यूज है और 3 लोब्यूल्स में है, सो 3 इनसाइड द ब्रैकेट। होप इट्स क्लियर। इसमें आप कभी डायग्राम देख के फ्लोरल फॉर्मूला लिखने का कोशिश कर सकते हैं, जो आपको इसमें दिखता है, दैट इज अबाउट द वर्ड्स, एंड फिर आप फॉर्मूला देख के फिर फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ भी करिए, वाइज वर्सा, एंड दैट विल मेक यू मोर कंफर्टेबल।